तो बच्चे लोग, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे। तो हम लोग बहुत लंबे अरसे के बाद अपनी जर्नी को रीस्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी टीम काफी समय के बाद, काफी मेहनत करने के बाद एक नई पहल की शुरुआत की हुई है, जिसका नाम है NYQ। NYQ का मतलब क्या है? नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। यानी आपके बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे होता क्या है ना कि बच्चे तैयारी करके कुछ और जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल कुछ और आता है, तो उनका दिमाग हैक्टिक हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो अब हम लोग इस बार से क्या किए हुए हैं कि जितने भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और एक नई पहल आरपी रसगुल्ला प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन हम लोग दिया है आरपी, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत बेस्ट है। अगर आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बोर्ड बहुत बेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आपको देखने से लग जाएगा कि क्या इनका पैटर्न है, क्या इनका क्वेश्चन सीक्वेंस है। आप बस ये करके जाना चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा और इस बार कंटिन्यूटी पेज मिलेगा। तो आई होप कि हमारा और आपका ट्यूनिंग बना रहे और हम लोग इस जर्नी को कंटिन्यू करें। आइए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी हम लोग का ये पहला चैप्टर अभी होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए हमारे और आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि हम लोग बहुत डिटेल से करें, क्योंकि डिटेल से करने के लिए साल भर टाइम होते हैं। अब तो समय बहुत कम है, तो हम आपको मेन पॉइंट बताएंगे, कहानी आपको खुद से लिखना होगा, ठीक है। चलिए, होमोलोगस सीरीज में पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है किसी भी कंपाउंड का आपका ये क्या होता है, ग्रुप होता है। या तो वो कंपाउंड के तौर पे आपका क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है कंपाउंड के तौर पे आपका फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। दूसरा कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, यानी दूसरा पॉइंट बोलेंगे कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप किसी भी ग्रुप में कंटिन्यूटी नीचे के साथ बढ़ोगे तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। आइए हम आपको एग्जांपल के तौर पे दो दिखा देते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अल्केन के बारे में बाबू, तो अल्केन का जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फार्मूला। अब उस दुनिया से आगे बढ़ो, ठीक है। तो जनरल फार्मूला अल्केन का होता है CnH2n+2, यानी दुगना प्लस 2, ठीक है। अगर हम लोग एक पे लेंगे तो एक पे नाम होता है, सबको पता है बाबू कि एक पे नाम होता है मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। दो पे नाम होता है इथेन, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है C2H6। तीन पे नाम होता है प्रोपेन, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है C3H8, दुगना प्लस 2, ठीक है, याद रखना दुगना प्लस 2। चार पे होता है आपका ब्यूटेन, इसका फार्मूला होगा C4H10। तो एक नीचे से एक ऊपर जब देखोगे तो दो में से एक घटेगा, 6 में से 4 घटेगा 2। एक नीचे से एक ऊपर देखोगे, 3 में से 2 घटेगा 1, 8 में से 6 घटेगा 2, 4 में से 3 घटेगा 1, 10 में से 8 घटेगा 2। यानी आपको सारे में क्या देखने को मिला, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसी को बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। अगर एग्जाम में आएगा तो इन पॉइंट को लिखना है और किसी भी दो ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। हम आपको यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप आपको हम ले रहे हैं अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो अल्कोहल का सिंबल होता है ROH। R का मतलब अल्काइल, R का मतलब यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अल्काइल, और इसका फॉर्मूला होता है दुगना प्लस 1, ठीक है। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या बताया आपको, दुगना प्लस 1। तो अगर एक पे बात करोगे तो इसका नाम हो जाएगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल। दो पे लेकर चलोगे C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तीन पे लेकर चलोगे C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल। चार पे लेकर चलोगे C4H9OH ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे बाबू, दो में से एक घटाओगे एक कार्बन, 5 में से 3 घटाओगे तो OH कट गया। 3 में से 2 घटाओगे एक कार्बन, 7 में से 5 घटाओगे तो OH कट गया। 4 में से 3 घटाओगे एक, 9 में से 7 घटाओगे तो OH कट गया। तो क्या आपको देखने को मिल रहा है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। हमने आपको क्या समझाया भाई मेरे, ठीक है बच्चा मेरे, यही आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर आपके बोर्ड में होमोलोगस सीरीज आता है तो आप इसको अच्छे से क्या लिखोगे कि होमोलोगस सीरीज जो है वो एक प्रकार का ग्रुप है, एक सीरीज है, ठीक है, कंपाउंड का, किसका, फंक्शनल ग्रुप का, जिसके केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। और जब आप किसी भी ग्रुप में कॉरेस्पॉन्डिंग टॉप टू बॉटम आओगे, ठीक है, चाहे अल्केन में नीचे आ जाओ, अल्कीन में उसमें भी नीचे आ जाओ, अल्काइन, अल्कोहल, एसिड, एस्टर, कुछ भी, तो आपको एक कार्बन और दो हाइड्रोजन के बीच डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। पहला क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, ठीक है। चलिए आप लोग इसको पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आइए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, व्हाट इज विनेगर। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखिए, ठीक है। ये भी बहुत लोग से बच्चे से क्वेश्चन छूट जाता है।
विनेगर हम लोग बात करेंगे तो विनेगर हम लोग कहते हैं किसको है, तो विनेगर हम लोग बोलते हैं व्हेन 8 to 10%, व्हेन 8 to 10% यानी 8 से 10%, व्हेन 8 to 10% एसिटिक एसिड मिक्स्ड विथ वाटर। ठीक है, जब 8 से 10% एसिटिक एसिड को, कहीं कहीं 6 से 8 भी दिया चलेगा, ठीक है, तो जब 8 से 10% एसिटिक एसिड को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करेंगे, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है इथानोइक एसिड। ठीक है भाई मेरे, तो जब हम लोग 8 से 10% एसिटिक एसिड को मिक्स करेंगे वाटर के साथ, तो जो बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे विनेगर यानी सिरका। इसका यूज कहां पे करते हैं, तो अचार को संरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक सही रहने के लिए, ठीक है, सड़ने से बचाने के लिए, ये सब के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका यूज अगर पूछेगा तो एक लाइन यहां पे लिख लेना, प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स। ठीक है ना, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और आपको पता ही है तो इसका रिएक्शन अगर कोई पूछेगा तो CH3COOH और प्लस H2O, तो ये जो मिलेगा वो इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विनेगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, विनेगर। क्लियर आपको हो गया, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, एकदम अच्छे से इसको देख लो। ठीक है, विनेगर किसको बोलेंगे, जब 8 से 10% एसिटिक एसिड को पानी के साथ मिलाएंगे तो जो बनेगा उसी को बोलेंगे विनेगर, उसी को बोलेंगे सिरका। ठीक है, और विनेगर सिरका जो है किस एसिड के द्वारा पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड के द्वारा। ठीक है, और ये याद रखना इसका यूज क्या है, तो अचार को संरक्षित रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, लंबे समय तक सही रखने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, रसगुल्ला प्रॉब्लम 3 की ओर हम लोग आते हैं। ठीक है, आरपी का मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है। ठीक है, हर क्वेश्चन का अपने आप में लेवल है। ठीक है, आपको बहुत सारे YouTube पे ऐसे भी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, जो देंगे मीथेन का फार्मूला, मीथेन का स्ट्रक्चर, तो लगेगा कि नहीं वो सब बहुत इजी में पढ़ा रहे हैं। बाबू आसान तो सब लोग बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख में दिए रसगुल्ला प्रॉब्लम। अगर हिम्मत है तो अच्छे से सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा है, सीक्वेंस अच्छा है। अगर आप कार्बोनेट्स कंपाउंड में ये सारा हमारा क्वेश्चन लगा लेते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके सिर्फ क्वेश्चन को लेके अगर आप सॉल्व कर लेते हो और टोटल क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, तो आपको समझ जाएंगे कि आपका एक क्वेश्चन भी बोर्ड कहीं से देर नहीं फंसने जा रहा। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेस्ट है। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X of molecular formula C2H4O2 give in brisk effervescence। देखो जहां पे ये वाली बात पूछती है ना, brisk effervescence, तो याद रखना गैस के रूप में CO2 मिलेगा। ठीक है, गैस के रूप में क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना पहला कंडीशन। ठीक है, तो विद सोडियम बाइकार्बोनेट गिव द नेम एंड द कंपाउंड ऑफ X। ठीक है, इसका नाम बताना है और X का फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ब्रिस्क एफिशिएंसी के लिए आपको CO2 चाहिए। आपको क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या दिया होगा, तो ये कंपाउंड का फॉर्मूला होगा CH3COOH। याद कर लो। ठीक है, देखो C2H4O2O2। जब इसका लोग रिएक्शन करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो जब इसका रिएक्शन अगर होगा तो CH3COO के ऊपर, जैसे इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो CH3COO के ऊपर माइनस और H के ऊपर प्लस होता है, और इसमें जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे Na के ऊपर प्लस, और जो ये बच गया HCO3 के ऊपर हो गया माइनस। ठीक है, ये आपका हो गया इथानोट या एसीटेट आयन, ये हाइड्रोजन है, ये सोडियम आयन, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन हो गया। तो यहाँ पे जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये इसके साथ अटैक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3COONA बन जाएगा, और प्लस H और H3 के कारण कंपाउंड बनता है H2CO3, और इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये H2O प्लस CO2 बनता है। ये क्या बनता है, H2O प्लस CO2। तो ये जो CO2 है वो क्या बना, इसी को बोलेंगे ब्रिस्क एफिशिएंसी। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये था उसका नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखना एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई मेरे, इथानोइक एसिड। एसिटिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, इथानोइक एसिड के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सॉप विथ लिथमस पेपर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही बढ़िया।
व्हाट चेंज यानी कौन सा चेंज, किस प्रकार का चेंज आपको देखने को मिलेगा या आप ऑब्जर्व कर पाओगे जब आपको सौंप दे दिया जाए, साबुन और लिथमस पेपर दे दिया जाए, तो आपको किस प्रकार का चेंजिंग देखने को मिलेगा। बहुत बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पे एक कंडीशन लिख लो कि अगर आपके पास लिथमस पेपर है, ठीक है, पढ़ाता तो भाई सब लोग है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। अगर लिथमस पेपर पे हम लोग एसिड का प्रभाव देखेंगे तो ये निश्चित है कि ब्लू वाला जो रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रेड में, यानी ब्लड। अगर हम लोग बेस पे इफेक्ट देखेंगे तो जो रेड वाला होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। तो हमको यही देखना है कि लिथमस पेपर पे किस प्रकार का प्रभाव छूट रहा है। ठीक है, ब्लू वाला रेड हो रहा है कि रेड वाला ब्लू है। मान लीजिए कि आपके पास ये सॉप है, ये आपके पास साबुन है, बढ़िया वाला साबुन है, वाइल्ड स्टोन वाला, ठीक है, साबुन है, और इसके सामने आप लिथमस पेपर रख दिए तो किस प्रकार का इफेक्ट होगा, किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है। आइए, साबुन जो होता है, साबुन में आप एक खास बात देखे थे कि फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते थे तो C17H35COONA, ठीक है, COO क्या था, Na था, ठीक है ना, COONA था, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कट कर देते। देखिए क्या था, C17H35COONA। अब सोच के बताइए, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाइएगा तो यहाँ पे ये जो Na है वो कहां से आया होगा, तो Na जो है वो NaOH से आया होगा, और C17H35COO कहां से आया होगा, तो C17H35COOH से आया होगा, क्योंकि अगर H हटा और Na आया तभी क्लींसिंग एक्शन को भी फॉलो किया। तो यहाँ पे H को हम हटा, Na को यहाँ पे ऐड करवा दिए थे, बात तो यही था। तो आपको लग नहीं रहा है कि जहां पे COOH रहता है वो किस एसिड को फॉर्म करता है, तो वो आपका वीक एसिड है, और NaOH जो है वो आपका क्या, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और आप बाबू पढ़े हो कि जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो जो साल्ट बनता है वो बेसिक बनेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहता तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, या दोनों वीक है तो न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, क्योंकि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो ये जो बनेगा वो कहानी आपका बेसिक होगा। और जब आपका ये बेसिक बिहेवियर को शो करेगा तो बेसिक में लिथमस पेपर पे प्रभाव होगा रेड टू ब्लू, ठीक है, टिक कर लोगे, बेस पे लिथमस पेपर का प्रभाव क्या होगा, रेड टू ब्लू होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फिर से पुनः, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, रसगुल्ला प्रॉब्लम 5 की ओर हम लोग अग्रसर कर रहे हैं। Which of the following hydrocarbon undergoes addition reaction, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एडिशन रिएक्शन के बारे में जानना होगा ना, सबसे पहले आपको किसके बारे में जानना होगा, एडिशन रिएक्शन। आइए देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एडिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, अल्कीन और अल्काइन। अगर आपके पास अल्कीन और अल्काइन है और इसमें आप अगर हाइड्रोजन को जोड़ते हो और ये आपका बन जाता है अल्कीन, इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कोई मिल गया, कोई जुड़ गया, ठीक है ना, कोई मिल गया या कोई जुड़ गया और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आजकल 9th वाले के साथ ये कहानी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अल्काइन और अल्कीन, अगर आपके पास अल्कीन है तो इसमें हम लोग अगर H2 को जोड़ेंगे तो ये डायरेक्ट आपका अल्कीन बना देगा। कैटलिस्ट में Pd प्लस BaSO4 दे सकते हो, ठीक है, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट। अगर आपके पास यहाँ पे कंपाउंड के तौर पे अल्काइन है तो अल्काइन से अल्कीन और फिर अल्कीन से अल्कीन, तो अल्काइन में H2 जोड़ोगे तो अल्कीन और फिर अल्कीन में H2 जोड़ोगे तो अल्कीन, या डायरेक्ट H2 के बाद हम लिख दें 2H2 तो ये डायरेक्ट बन जाएगा अल्काइन से अल्कीन। तो बताना है कि इन जितने भी यहाँ पे अलग अलग आपके पास कंपाउंड दिए गए हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो आपको हम एक तरीका सिखाए ना वो कि अगर आपको अल्कीन पहचानना होगा तो इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या होगा, दुगना प्लस 2, इसका फॉर्मूला होगा दुगना प्लस 2। अगर आपको अल्कीन पहचानना होगा तो इसका क्या होगा, दुगना,
ठीक है। अगर आपको अल्काइन पहचानना होगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, दुगना माइनस दो, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम लोग C2H6 का बात कर रहे हैं तो 2 का दुगना 4 और 2 6, ये आपका अल्केन है। 3 का दुगना 6 तो 8, ये भी अल्केन है। 3 का दुगना 6, ये आपका जो है वो क्या हो गया, तो ये आपका अल्कीन हो गया। 2 का दुगना 4 और 2 घट गया, यानी घटने वाला है, तो ये आपका क्या हो गया, अल्काइन हो गया, ठीक है। और C, 1 का दुगना 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, ये आपका अल्केन हो गया। यानी लाइफ में वैसे लोगों को जोड़ो जो आपके साथ मिलकर आपकी चीजों को बढ़ाए। अल्कीन और अल्काइन के चक्कर में पड़ जाओगे तो घट जाएगा, जिंदगी डूब जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसमें कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है वो एडिशन रिएक्शन को फॉलो किया, तो एक ये वाला किया, C3H6 वाला किया, और दूसरा C2H2 वाला किया। C3H6 का जो नेम होगा वो आपका नेम क्या हो जाएगा, तो ये नेम आपका हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। और C2H2 का नाम आपका क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। तो प्रोपीन एंड इथाइन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलिए इसको थोड़ा नए तरीके से सीखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, ए सबस्टांस which gives oxygen for oxidation is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी क्या बताएं कि वैसा सबस्टांस जो ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन को रिमूव करे, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ऑक्सीजन को हटाए, यानी सिंपली ऑक्सीजन को हटाए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब ऑक्सीजन हटता है तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां पे आप एक और बात लिख लेना, डेफिनेशन तो ये सही है आपका, ठीक है, कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, और इसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। और आपका जो रिडक्शन होता है, ठीक है, इसी को हम लोग रिड्यूस्ड बोलते हैं, और इसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रिडक्शन और रिड्यूस होना जरूरी है आपका, ठीक है। तो आपको हम बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बता रहे हैं, ठीक है। आप याद रखना, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में अगर बात करता है तो आप बोल देना अल्कलाइन पोटासियम पर मैंगनेट, ठीक है, यानी KMnO4। या फिर एक और होता है सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका नाम है एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा K2Cr2O7। यानी ये जो दोनों आपका कंपाउंड है, अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट और दूसरा एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, ये जो दोनों कंपाउंड है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी इन दोनों के लिए आप लिख लेना यहाँ पे, ये दोनों क्या है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। चलिए, एक बहुत बढ़िया रसगुल्ला प्रॉब्लम क्वेश्चन है। वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट? क्या हम लोग डिटर्जेंट अगर पानी में डालते हैं तो क्या ये पता चल पाता है कि ये पानी जो है वो हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है? तो याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि डिटर्जेंट को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो चाहे वो हार्ड वाटर हो चाहे वो सॉफ्ट वाटर हो, वो आसानी से लेदर का फॉर्मेशन कर देगा। हार्ड वाटर में भी वो आसानी से लेदर का फॉर्मेशन कर देता है, सॉफ्ट वाटर में भी कर देता है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो डायरेक्ट लिख देना नो, ठीक है। नो बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट बिकॉज डिटर्जेंट इजीली फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर। आगे इसका आंसर समझ में, यानी आपको क्या बोले कि डिटर्जेंट को अगर पानी में डालो चाहे वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, वो आसानी से लेदर का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। उससे ये नहीं पता चल पाएगा कि हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है। तो इसका आंसर होगा नो, वी नॉट एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट बिकॉज डिटर्जेंट इजीली फॉर्म लेदर इवन इन हार्ड वाटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फार्मूला CO2?
यानी आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का क्या बनाना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, हम आपको CO2 का बहुत अच्छे से बनाना सिखाएंगे और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। ठीक है, ट्राई करने के बाद बन जाएगा, कमेंट में आंसर दे दोगे। ठीक है, ये सर बन गया। ठीक है, CO2। अब जैसे अगर आपके पास कंपाउंड अगर CO2 है तो इसमें किसकी संख्या कम है, अगर जिसकी संख्या कम है उसको लिखते हैं हम लोग बीच में, और जो ज्यादा है उसको हम लोग प्रोटेक्शन के लिए साइड में रखते हैं बॉडीगार्ड के रूप में। एक बहाने दवाई दो बॉडीगार्ड रहेगा ना। ठीक है, तो CO2 हो गया। अब देखिए, अब कार्बन और ऑक्सीजन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। कार्बन का 6 होता है कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग 2 और 4 करेंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 6 करेंगे। अब देखिए, ये जो एरिया होता है इसको हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो एरिया होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये जो साइड वाला होगा लोन इलेक्ट्रॉन, ये जो साइड वाला होगा लोन इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो पहले बीच वाले को देख रहे हैं। तो कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो लिखाएगा, लेकिन कितना शेयर्ड में लिखाएगा और कितना लोन में लिखाएगा ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी के लिए। तो कार्बन अपना स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो ये किस नोबल गैस के पास जाके स्टेबल होगा, नियोन के पास। या 4 अगर हटाएगा, ठीक है, तो ये किस नोबल गैस के पास जाएगा, हीलियम के पास। तो इसको स्टेबल होने के लिए या तो 4 लॉस करना पड़ रहा है या तो 4 गेन करना पड़ रहा है। तो जितना लॉस या गेन करना पड़ रहा है स्टेबल होने के लिए वही लिखाता है शेयरिंग में, वही लिखाता है लोन में। तो कितना हो रहा है, टोटल 4 था, तो यहाँ पे 4 लिखाएगा शेयरिंग में। ठीक है, लोन में इसका एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो 4 लिखाएगा, तो 2 इधर हम लोग कर देते हैं और 2 हम लोग इधर कर देते हैं। बात तो क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6 हो गया। इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। तो जितना चाहिए स्टेबल होने के लिए वही लिखाता है शेयर पेयर में, और बाकी जो आउटर मोस्ट सेल में बच गया वो लिखाता है लोन पेयर में। तो टोटल इसके पास 6 था, स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, तो 2 लिखा जाएगा शेयर पेयर में। 6 था, 2 लिखा गया, कितना बच गया 4, तो 4 लिखाएगा लोन पेयर में। तो लोन पेयर में आप कहीं लिख सकते हो। सेम कहानी आपके साथ, ये भी ऑक्सीजन ही है ना, तो जब ये भी ऑक्सीजन है तो इसके शेयर्ड पेयर में 2 लिखाएगा और जो 4 बच गया वो लिखा जाएगा लोन पेयर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आपको किसी प्रकार का भाई मेरे दिक्कत नहीं हुआ, तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए 8 पूरा करता है, ऑक्टेट हाइड्रोजन ही डिवाइड करता है। तो इसके पास 2, 2, 4, 2, 6, इससे ये 2 लेगा, 8 पूरा किया, यानी उधार है 2, याद रखना। इसके पास 2, 2, 4, 2, 6, इससे ये 2 लेगा, वो 8 पूरा किया, ये स्टेबल, ये स्टेबल। अब कार्बन के पास अपना कितना था, 1, 2, 3, 4, तो जब इससे ये 2 लिया तो इससे भी 2 लेगा 6, और वो उससे लिया तो उससे भी 2 लेगा 8। तो यानी C और O के बीच में डबल बॉन्ड और इस भी O के बीच में डबल बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि कार्बन जो है वो 2 लेके कितना बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड। यानी सबसे आपको बेहतर तरीके से आपको हम सिखाएं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। करना क्या है, 2-3 स्टेप पहले माइंड में याद रखो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए या लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले एलिमेंट का जो भी कंपाउंड में एलिमेंट होता है उसको अरेंज करो। अरेंज करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जितना स्टेबल होने के लिए खोजता है उतना आप शेयर्ड पेयर में लिख दो, और आउटर में जितना शेयर्ड के बाद हो गया, जो लोन बच गया, उसको आप लोन पेयर में लिखो। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन भी हम देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे H2O के लिए, तो H2O के लिए आप क्या दिमाग लगाओगे, किसकी संख्या कम है, O की, तो O को बीच में रखो। किसकी संख्या ज्यादा है, H का, तो H को साइड में रखो। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कहानी। अब देखो H और O का कॉन्फ़िगरेशन करो, इसका 1 और इसका 8 है, तो 2 और 6। इसकी आउटर ऑर्बिट में 1 ही है और इसको स्टेबल होने के लिए 1 ही चाहिए, तो लोन पेयर में तो बच नहीं पाया। आउटर ऑर्बिट में 1 था और 1 स्टेबल होने के लिए गया, तो इसके शेयरिंग में ही 1 हो गया, इसके भी शेयरिंग में 1 हो गया। अब ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन का 8 है, तो इसके पास 2 6 हो गया। इसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, तो जितना स्टेबल होने के लिए चाहिए वो लिखाता है शेयर्ड में, और जो बच गया वो लोन में। तो स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, तो 2 लिखाएगा शेयर में। तो दोनों है, तो 1 इसके साथ शेयर कर लो, 1 इसके साथ शेयर कर लो। तो टोटल 6 था, 2 शेयरिंग में लिखा गया, तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो 4 को लोन में ढकेल दो, 2 इधर 2 इधर। अब देखो 1 था तो 1 लेके डुएट, 1 था 1 लेके डुएट, क्योंकि हाइड्रोजन के नजदीक में नोबल गैस हीलियम है, तो स्टेबल डुएट करके करता है। तो ये 1 लिया, ये भी 1 लिया, और इसके पास अपना कितना था, 2 2 4 2 6, तो इससे 1 लेगा 7, इससे 1 लेगा 8, यानी O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड, O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड। यानी हर हाल में
हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जबकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आप पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, इस 2-3 क्वेश्चन को आप ट्राई करना। ठीक है, जिसमें एक हमारे पास कंपाउंड है NH3, दूसरा हमारे पास कंपाउंड है CH4 और तीसरा कंपाउंड है यहाँ पे, नहीं 2 ही बनाओ। ठीक है, Cl2 एक और लिख लो। चलो Cl2, ये 3 कंपाउंड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप जल्दी से बना के दिखाओ। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड, सेकंड विल बी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड विल बी प्रोपानोन एंड फोर्थ विल बी साइक्लोपेंटेन। तो सबसे पहले सबका फार्मूला लिख लीजिए। इथेनोइक एसिड का फार्मूला आपका हो जाएगा CH3COOH, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और H2S ये तो दिया ही है। प्रोपानोन, प्रोपानोन जो है उसमें कीटोन है, इसका फार्मूला हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसी को हम लोग मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल कीटोन के भी नाम से समझ सकते हैं। 1 2 3 है तो प्रोपेन, और कीटोन में ई हटा के ओन लगता है, नाम बन गया प्रोपानोन। ठीक है, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन यानी याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखे ना, यहाँ तो क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, याद रखिएगा। साइक्लो अगर आपको अल्केन दे दे तो इसका फॉर्मूला होता है दुगना। ठीक है, अगर आपको साइक्लो अल्कीन दे दे, क्या दे दे? साइक्लो अल्कीन दे दे, तो इसका फॉर्मूला होता है दुगना -2। अगर आपको यहाँ पे साइक्लो अल्काइन दे दे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दुगना -4। ये साइक्लोअल्केन और साइक्लो अल्काइन का एक कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास ये साइक्लोपेंटेन है तो इसका फॉर्मूला होगा दुगना, तो पेंट का मतलब 5, तो C5, इसका दुगना H10 हो जाएगा। अब इसमें सबका आपको क्या बनाना है? तो इसमें सबका आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, चलिए आइए सीखते हैं हम लोग, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले साइक्लोपेंटेन के लिए या का साइक्लो स्ट्रक्चर है 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये साइक्लोपेंटेन बन गया। अब 2 हो गया 3 और 4, 2 हो गया 3 और 4, 2 हो गया 3 और 4, ये 2 हो गया 3 और 4, ये भी 2 है 3 और 4। पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी ओपन कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C H H और H, यहाँ पे भी C, और तीनों बॉन्ड पे हम लोग किसको डालेंगे? H को डालेंगे। H2S है तो यहाँ पे S, H के साथ सिंगल बॉन्ड और सल्फर का। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 कंपाउंड। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, आप इसको याद रखना कि सल्फर जो होता है धरती पे S8 के फॉर्म में पाया जाता है, और फास्फोरस जो धरती पे होता है वो P4 के फॉर्म में पाया जाता है, और जितने भी मेटल होते हैं ना वो आपको सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, सिंगल सख्त लौंडा। ठीक है, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, वो आपको सिंगल डबल सबके फॉर्म में मिलते हैं। जैसे H जो हो गया वो 2 के फॉर्म में, O जो हो गया 2 के फॉर्म में, N जो हो गया 2 के फॉर्म में, Cl जो हो गया वो 2 के फॉर्म में, Br जो हो गया 2 के फॉर्म में, I जो हो गया 2 के फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो ये इतना मेन याद रखना, इसको हम लोग एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 कंपाउंड, यानी सल्फर जो होगा वो एसिड के फॉर्म में पाया जाएगा, और सल्फर जो एसिड के फॉर्म में पाया जाएगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्राउन शेप होता है। राजा जो ताज पहनता है ना वो क्राउन शेप, तो ये क्राउन शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, ये याद रखना, ये किस शेप का स्ट्रक्चर होता है? क्राउन शेप का। ठीक है, अब ये बनता है कैसे? तो W के रूप में, देखिए ऐसे, ये आपका इस तरीके का ये आपका बनता है। तो एक सल्फर यहां, एक सल्फर यहां, 2, एक यहां 3, एक यहां 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो इस तरीके का आपका सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, और आप सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का पहले अच्छे से बना लोगे। अगर इसमें आपको दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में अपना राय देना, कमेंट में आप बता देना कि सर इसमें मेरे को प्रॉब्लम है, तो हम इसका एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन आप इसको एनीवे ट्राई करोगे। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड्स टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका एक स्पेशल टॉपिक भी है जिसको बोलते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसको एक और टॉपिक के नाम से जानते हैं, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन 3 होते हैं, इसमें से पहला जो आता है उसको बोलते हैं कैटिनेशन, कैटिनेशन के नाम से जानते हैं, और सेकंड जो आता है उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी,
टेट्रा वैलेंसी, और थर्ड जो आता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। थर्ड को क्या बोलते हैं बाबू? मल्टीपल बॉन्डिंग। ये तीन जो है वो कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आपको कार्बन के बड़े नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बनाने में मदद करता है। अब कैटिनेशन क्या होता है? तो अगर हम लोग यहाँ पे कैटिनेशन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कैटिनेशन का मतलब होता है द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन which are attached into open chain structure, open branch chain structure, closed chain structure and closed branch chain structure। ठीक है, यानी जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से, ठीक है, एक लंबा चेन बनाएगा, या तो ओपन चेन बना, या तो ओपन के साथ ब्रांच बना, या तो क्लोज के साथ ब्रांच बना, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन इन ओपन चेन, ब्रांच चेन, ओपन ब्रांच और क्लोज चेन स्ट्रक्चर, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अगर आप स्कूल में 9th के बच्चे जब स्कूल में प्रेयर के टाइम पे लाइनिंग लगते हैं, लाइन में जब खड़े होते हैं, तो वहां पे अगर लड़की का लाइन है तो सिर्फ लड़की ही रहती है, बीच में लड़का नहीं आएगा। साइड में लग सकता है लेकिन बीच में नहीं आएगा। लड़का का लाइन है तो सिर्फ लड़का ही लगेगा, अगल बगल लड़की लग सकती है, बीच में नहीं लगेगी। इसका मतलब वो सेल्फ लिंकेज बॉयज का हो गया, वो सेल्फ लिंकेज गर्ल्स का हो गया। अगर एक सिक्कड़ देख रहे हो तो जो लोहा का गोल गोल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिंग जो होता है वो लोहा का ही होता है, मतलब ये क्या हो गया? लोहा का सेल्फ लिंकेज हो गया। तो कैटिनेशन का मतलब ही होता है द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन इनटू ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर एंड क्लोज ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। पहला। अगर हम लोग दूसरा बात करते हैं तो दूसरे का नाम है टेट्रा वैलेंसी। दूसरे का क्या नाम है? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का अगर हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है? तो कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड को फॉर्म करेगा? 4, और कार्बन का वैलेंसी कितना होगा? 4। तो जिसका जितना वैलेंसी वो उतना बॉन्ड पूरा करेगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, तो आउटर ऑर्बिट में 4 है, तो 4 का मतलब हो गया टेट्रा, और वैलेंसी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए कार्बन को हम लोग टेट्रा वैलेंसी के नाम से जानते हैं। तीसरा, इसमें 2 ही प्रॉपर्टी बोला लेकिन तीसरा भी सीख लो, कोई दिक्कत तो नहीं होने जा रहा है। तीसरा जो इसमें टॉपिक आएगा उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्डिंग। इसका हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मल्टीपल बॉन्डिंग बोलते हैं। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, एक कार्बन दूसरे कार्बन से या तो सिंगल बॉन्ड से बंधेगा, या तो डबल बॉन्ड से बंधेगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड से बंधेगा, इसी यूनिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। When one carbon unite with another carbon atom with the help of single bond, with the help of double bond, with the help of triple bond, this unique property of carbon is called multiple bonding। अब एक हो गया, अब इसका 4 बॉन्ड पूरा कर लो। 2 हो गया, 3 और 4, 2 हो गया, 3 और 4, 3 हो गया, 4, 3 हो गया, 4। क्लियर? कंपाउंड्स। ठीक है, आपके पास 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आपको नेम लिखना है। ठीक है, अगर हम लोग इसका कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे बाबू, तो कॉमन नेम इसका क्या होगा? तो कार्बन कितना है? 2 है, तो 2 के लिए हम लोग नेम जानते हैं इथाइल, एक के लिए मिथाइल, 2 के लिए क्या जानते हैं? इथाइल। और Br है तो Br को हम लोग बोलते हैं ब्रोमाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड, हो गया कॉमन नेम। अगर हम लोग इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर होता है हेलो अल्केन, तो Br को हम लोग बोलेंगे ब्रोमो। Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमो बोलेंगे। और अल्केन का मतलब कार्बन कितना है? 2, तो 2 के लिए नाम हो जाएगा इथेन, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन। ठीक है, याद रखिएगा हैलोजन का, याद रखना आप लोगों की हैलोजन का अगर कॉमन नेम पूछेगा तो कॉमन नेम इसका होता है अल्काइल हैलाइड। कॉमन इसका क्या होता है बाबू? अल्काइल हैलाइड। और इसका जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर होता है उसको बोलते हैं हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपका कॉमन नेम और नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है ना? सेकंड इसमें क्या है? HCHO। अब यहाँ पे जरा ध्यान से सोचना है कि HCHO में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो फंक्शनल ग्रुप जो है आपका अल्डिहाइड है। और अल्डिहाइड का अगर आपको लिखना होगा बाबू, अल्डिहाइड का, तो अल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है वो थोड़ा सा अलग है। कॉमन नेम इसमें आता है फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, वैलम, कैप्रो। थोड़ा सा नया चीज है, लिख देते हैं। n बराबर जब 0 रहेगा तो आपको सिर्फ H मिलेगा, इसका नाम होता है फॉर्म। अल्काइल वाला ही सीक्वेंस फॉलो होगा यहाँ पे। n बराबर जब 1 रहेगा तो फार्मूला CH3 होगा। फार्मूला इसको बनाने के लिए वही वाला होता है, CnH2n+1 वाला होता है। ठीक है, तो अगर 0 रखोगे तो सिर्फ H ही मिलेगा, 1 रखोगे तो CH3 मिल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिड। अगर n बराबर 2 रखते हो तो बन जाएगा C2H5, इसका नाम बन जाएगा प्रोपियोन। ठीक है, प्रोपियोन। यानी टोटल आप अगर एमएससी तक भी पढ़ाई करते हो ना तो ये टोटल 5-6 तक रहता है। ठीक है, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, वैलम, कैप्रो होता है। ठीक है, तो याद रखना अल्डिहाइड में, एसिड में, ईस्टर में कॉमन नेम ये सब लगता है और बाकी में वही अल्काइल वाला लगता है।
तो सिर्फ H है तो H का नाम क्या बनेगा? फॉर्म। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो बनेगा फॉर्म। और अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर या कॉमन नेम में अल्डिहाइड जोड़ते हैं कॉमन नेम में, तो फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या बन गया बाबू? फॉर्मल्डिहाइड बन गया। और जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर होता है अल्कानल। अल, अल्कोहल में ओल और अल्डिहाइड में अल। तो अल्कानल जब करोगे तो कार्बन कितना है? एक। तो इसका नाम हो जाएगा मीथानल। नाम क्या बनेगा बाबू? मीथानल। तो कॉमन नेम आपको क्या पता है? तो कॉमन नेम में फॉर्म, एसिड या जो रहेगा उसको लगा के प्लस अल्डिहाइड कर देना है, ठीक है। और जब आप नोमेनक्लेचर करोगे अल्फेसी नोमेनक्लेचर तो इसका नाम हो जाएगा अल्कानल, ठीक है। अब जितना कार्बन रहेगा उसके थ्रू अपना अल्केन देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको भली बात अच्छे से समझ में आ गया, फॉर्मल्डिहाइड या फिर मीथानल होगा। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, यानी पेंटेन में कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे। एक चीज याद रखना कि सबसे पहले पेंटेन है तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा। तो पेंटेन मतलब अल्केन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्केन का फॉर्मूला होता है दुगना प्लस 2। तो अगर पेंट 5 पे आता है तो C5, 5 का दुगना 10 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 एक स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। दूसरा 1 2 3 4 और 1 के ऊपर कर देंगे 5, दूसरा ऐसे बन गया। और तीसरा 1 2 3 इसके ऊपर 4 और इसके नीचे 5। इसमें देखोगे तो कोई भी एक बीच वाला कार्बन जो देखोगे तो वो दो तरफ से घिरा है, घिरा है ना, इधर से और इधर से। इसमें कोई भी एक कार्बन 3 तरफ से घिरा होगा, यानी एक तरफ, दो तरफ, 3 तरफ। और इसमें कोई भी एक कार्बन 4 तरफ से घिरा होगा, एक तरफ, दो तरफ, 3 तरफ, 4 तरफ। तो जो दो तरफ से घिरा होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर। जो 3 तरफ से घिरा होगा इसको हम लोग आइसो स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जो 4 तरफ से घिरा होगा इसको हम लोग नीमो स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे जितना जगह बॉन्ड खाली है, जितना जगह पे अगर उन सारी जगह पे आप हाइड्रोजन को फुलफिल करते हो तो स्ट्रक्चर जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी C5H12 आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो इसमें भी, तो इसका बॉन्ड पूरा करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एक हो गया 2 3 4 1 2 3 4। अब सब जगह पे डंडा पे हाइड्रोजन सहारा करो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे आपको C5H12 मिल गया। लेकिन सर इसमें कार्बन दो तरफ से घिरा था तो इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन। अब इसमें एक कार्बन 3 तरफ से घिरा है तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। अब इसमें बॉन्ड पूरा करो 1 2 3 4 1 मिल गया 2 3 4 1 मिल गया 2 3 4 1 मिल गया 2 3 4। अब सब पे जब हाइड्रोजन खड़ा करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका नाम हो गया नियोपेंटेन, ठीक है। अब सब में शर्त क्या है कि फार्मूला तो सबका सेम ही है, ठीक है। तो ये आइसोमर्स भी हो गया, यानी आइसोमर्स हम लोग बोलेंगे कि इसको कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये आपका आइसोमर्स भी हो गया। तो इसमें टोटल आइसोमर्स कितने बने आपके? 3 बने, ठीक है ना। नॉर्मल, आइसो, नियो बने, ठीक है। चलिए इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाँ, विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन बर्न विद सूटी फ्लेम। देखिए यहाँ पे नाम ही से स्पष्ट है सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब धुआंधार, ठीक है। अगर आपका धुआं के साथ निकल रहा है तो धुआं के साथ जो निकलता है याद रखिएगा वो येलो फ्लेम होता है, ठीक है। येलो फ्लेम जो होगा वो आपका सूटी फ्लेम होगा। और येलो फ्लेम किसमें निकलेगा, ठीक है। 2 प्रकार का कंबसन होता है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देंगे, ठीक है। कंबसन 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं कंप्लीट और एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट। एक को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट कंबसन, एक को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट कंबसन और एक को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबसन। एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबसन, ठीक है भाई। कंप्लीट कंबसन का मतलब क्या कि कंप्लीट कंबसन का मतलब कि ये जो है ये आपका फ्लेम सूटी फ्लेम नहीं देगा, ये कभी भी आपको सूटी फ्लेम नहीं देगा। और उसके साथ साथ इसका फ्लेम कैसा होगा? ब्लू, और इसको हम लोग क्लीन फ्यूल के नाम से जानेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपका क्या होगा इनकम्प्लीट कंबसन में कि ये आपको सूटी फ्लेम देगा, ठीक है। ये आपको ब्लू नहीं देगी, येलो देगा, ठीक है। और इनकम्प्लीट का मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, यानी सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन या तो लिमिटेड होगा या तो कम होगा।
लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन होगा वो एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबसन का बात है। तो यहाँ पे सूटी फ्लेम बोला। हाँ, एक चीज और कि कंप्लीट कंबसन किसका होगा, तो ये होगा आपका सैचुरेटेड, ये किसका होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका क्या आता है भाई, तो ये अल्कीन का होगा। जबकि इनकम्प्लीट कंबसन किसका होगा, तो ये होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसका होता है, तो ये होता है अल्कीन का। और किसका होता है भाई, अल्काइन का। पूरा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट यहां से मिल गया। ठीक है, तो सूटी फ्लेम जो होगा वो आपको येलो फ्लेम देगा, और ये येलो फ्लेम के साथ ये किसमें देगा, तो ये आपको फॉर्म करेगा इनकम्प्लीट कंबसन। इनकम्प्लीट कंबसन और ऑक्सीजन का सप्लाई जो होगा वो भी आपको लिमिटेड ही होगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या इनसफिशिएंट भी कह सकते हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और उसके साथ ही साथ ये किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में फ्लेम देता है, तो इसमें आप कह सकते हो अनसैचुरेटेड। देखो इसका कितना आंसर हो सकता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये इसका सिर्फ आंसर था, पहला का हम आपको बताएं। दूसरा, ब्लू फ्लेम ऑफ ए बंसन बर्नर। बंसन बर्नर जो होता है, जो हम लोग चूल्हा वाला गैस प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें जो बर्नर होता है उसका जो फ्लेम निकलता है वो ब्लू कलर का निकलता है। तो यहां से तो बातें क्लियर है कि अगर यहाँ पे ब्लू फ्लेम निकल रहा है तो ब्लू फ्लेम किसमें निकलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में निकलेगा, कंप्लीट कंबसन को शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होगा वो लिमिटेड नहीं, लिमिटेड से क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑक्सीजन जो होगा वो लिमिटेड से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी ऑक्सीजन इसमें पर्याप्त से ज्यादा मात्रा में निकलेगा। ठीक है ना, इसका पूरा का पूरा उल्टा कहानी हो जाएगा। ठीक है, ब्लू फ्लेम किसमें निकलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, कंप्लीट कंबसन में ऑक्सीजन ज्यादा होगा। Why are holes provided at the bottom of the Bunsen burner? ये आपको पता होना चाहिए कि जो बंसन बर्नर होता है उसमें छोटे 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 छिद्र क्यों होते हैं, तो छोटे छोटे छिद्र इसलिए होते हैं कि ताकि ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई हो और उसके द्वारा कंप्लीट कंबसन हो। ठीक है, चलिए पहले यहां तक आप लोग जल्दी से कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन एंड व्हाट इज इट्स यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजिनेशन हम लोग कहते हैं किसको, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या, कि जब आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर है, जैसे कहने का मतलब आपके पास अल्कीन है या आपके पास अल्काइन है, अगर इसमें आप हाइड्रोजन को जोड़ते हो, जोड़ने के बाद ठीक है, कैटलिस्ट में या तो पीटी या तो पीडी या तो Na, ठीक है, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम या फिर निकेल। ठीक है, पैलेडियम या फिर निकेल, इसको आप डालते हो कैटलिस्ट के तौर पे। और इसके बाद अगर आपको वो डायरेक्ट अल्केन मिल जाता है, डायरेक्ट क्या मिल जाता है, अल्केन, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन। अल्कीन है तो सिर्फ H2 अगर करोगे तो अल्केन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास अल्काइन है, क्या है, अल्काइन है, तो अल्काइन में H2 दो बार करना पड़ेगा। इसलिए सिंपल है कि अल्काइन में 2H2 कर दो और कैटलिस्ट डाल दो, डायरेक्ट अल्केन बन जाएगा। ये आपका हाइड्रोजिनेशन हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग को बात करना है कि व्हाट इज इट्स यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब यहां पे देखो, आपके पास वेजिटेबल ऑयल है, आपके पास वेजिटेबल ऑयल है, तो जो भी आपके पास वेजिटेबल ऑयल है वो किस स्टेट में है, तो वेजिटेबल ऑयल आपके पास लिक्विड स्टेट में होता है। वेजिटेबल ऑयल किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। फार्मूला इसका C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपका बॉन्ड पूरा होगा तो यहाँ पे H होगा, हम लोग यहाँ पे R डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रुप डाल देते हैं। जब हम लोग इसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे, ये जो आपको बता रहे वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, तो जब हम लोग इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, कैटलिस्ट में आपका वही होगा प्लेटिनम या फिर पैलेडियम या फिर आपका निकेल। जब हम लोग इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इस कैटालिटिक कंडीशन पे, तो ये आपका डबल बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। और आपको पता होना चाहिए एक पाई टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या था कि वाला एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो जैसे ही एक पाई बॉन्ड ये टूटेगा तो 2 सिग्मा बन जाएगा। तो जैसे ये टूटेगा तो यहाँ पे एक जो था वो टूट गया, तो यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे आपका 3, पहले से 2 था और एक टूटा तो फिर एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, तो टोटल आपके पास 4 R था, तो 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये हो गया, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वनस्पति की, वनस्पति
पत्ती घी, ठीक है। और ये जो लिक्विड स्टेट था अब ये किस स्टेट में आ जाएगा बाबू, तो ये आपका आ जाएगा सॉलिड स्टेट में, और यही आपका क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द गिवन रिएक्शन विद एग्जांपल, ठीक है। आपके पास तीन रिएक्शन दिया हुआ है, तीन रिएक्शन कौन कौन है, तो पहला आपका कंबशन, दूसरा ऑक्सीडेशन और तीसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आइए तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंबशन का, यानी कंबशन किसको बोलते हैं, तो कोई भी कार्बन का कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो उसमें CO2 H2O हीट एंड लाइट का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंबशन। क्या बोलते हैं, कंबशन। क्लियर हो गया। जैसे कोई भी एक कार्बन का कंपाउंड लेंगे, कार्बन का कंपाउंड कहने का मतलब आपको हाइड्रोकार्बन लेना होगा। आपको क्या लेना होगा भाई, हाइड्रोकार्बन। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे CH4 लेते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ करते हैं, तो व्हेन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी जब आपके पास हाइड्रोकार्बन है, इसका हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या मिलेगा, C और O के साथ जब रिएक्शन होता है तो CO2 मिलता है, H और O के साथ जब रिएक्शन होता है तो H2O मिलता है, और इस रिएक्शन में आपका एनर्जी मिलेगा, और ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा, तो एनर्जी आपको मिलेगा हीट एंड लाइट के फॉर्म में, ठीक है। कहीं कहीं साउंड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो कंबशन आपको क्या समझ में आया, व्हेन हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन ही है, या फिर हाइड्रोकार्बन में सिर्फ C और H होता है, तो आप हाइड्रोकार्बन के बजाय ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हो जिसमें C H के अलावा भी आ सकता है, ठीक है। तो व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड combined with oxygen in the presence of heat to form carbon dioxide, water and energy in the form of heat and light, this type of reaction is called combustion reaction। अगर हाइड्रोकार्बन बोलेंगे तो सिर्फ CH, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग इसके बदले ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे इसमें CH के साथ O भी आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल इसका और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं C2H5OH, ये तो आपका इथेनॉल हो गया या इथाइल अल्कोहल हो गया। तो जब हम लोग इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे या कंबशन करेंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब हम लोग हीट करते हैं तो इसमें भी वही कहानी आएगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और ये जो एनर्जी निकलेगा वो किसके फॉर्म में निकलेगा, हीट और प्लस लाइट के फॉर्म में निकलेगा। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ सकता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, एसिड हो, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के अगर हीट कर रहा है तो CO2 प्लस H2 प्लस हीट एंड लाइट मिलेगा, ठीक है। तो कंबशन आपको क्लियर हो गया। अब चलिए अब इसी का हम लोग सेकंड देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी का हम लोग सेकंड देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी हम लोग देखने वाले हैं। ऑक्सीडेशन हम लोग किसको बोलेंगे, तो कोई भी सब्सटेंस है अगर वो ऑक्सीडाइज्ड होके, ठीक है, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें या तो हाइड्रोजन हटना चाहिए या तो ऑक्सीजन का जुटना चाहिए। जैसे हम लोग के पास मान लो कि इथेनॉल है, जैसे देखो ध्यान से, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम आपको मेन पॉइंट बता रहे हैं ताकि आप अपने स्किल को, ठीक है, बढ़ाओ और उसको अच्छे से लिखो, लिखने की प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इथेनॉल, आपके पास इथेनॉल है और इथेनॉल से हमको इथेनोइक एसिड तक जाना है। इथेनॉल से हमको कहां तक जाना है मेरे, इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, यहां से हमको जाना है CH3COOH के पास जाना है, ठीक है। C2H5OH को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के CH3CH2OH। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसके साथ करते हैं, तो ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कालाइन KMNO4, ठीक है। ये आपका क्या है, तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इस कैटलिस्ट के साथ। तो ये क्या करेगा कि इसमें से जितना भी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को हटना या ऑक्सीजन का जुटना, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें से पहले H2 हट गया और H2 एक हट गया और एक O जुट गया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। इसको हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कैसे बना, देखिए पहले इसमें से H2 को हटा, तो जब अगर आप यहां से H2 को ढक लोगे तो H2 जब हट गया तो CH3CHO होगा, और एक और O को डाल दो तो CH3COOH बन जाएगा। मतलब पहला पार्शियल ऑक्सीडेशन में H2 हटा और दूसरा पार्शियल ऑक्सीडेशन में O जुटा, तो बन गया CH3COOH। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तीसरा आपका इसी में रिएक्शन था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो बाबू, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपका होता है, ठीक है, उसमें आपके पास कोई भी एक अल्केन का कंपाउंड होगा,
ठीक है, आपके पास कोई भी एक अल्केन का कंपाउंड होगा CH4, हम लोग इसका हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, मोदी जी का अभियान था ना, ठीक है, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन लगाओ, ठीक है, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब हेलोजन इस अल्केन ग्रुप में सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा CH3 और एक बॉन्ड पे Cl को अटैच करवा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया H और Cl, तो एक कंपाउंड बच गया HCl, और कैटलिस्ट में आपका क्या आएगा UV लाइट। UV लाइट बोलो या यहाँ पे आप डिफ्यूज सनलाइट बोल सकते हो, डिफ्यूज सनलाइट बोल सकते हो। तो ये तीन रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख के जाओगे, ठीक है, कौन कौन, पहला कंबसन, दूसरा ऑक्सीडेशन, और तीसरा आपको क्या बताया, तो तीसरा बताया आपको सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में अल्केन में हेलोजन को ऐड करके अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किया जाता है, इसको हम लोग RX के भी नाम से जानते हैं, अल्काइल हैलाइड। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, अगर इथानॉल है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे तो इथानॉल से इथानॉल बनेगा, और फिर पार्शियल करोगे तो इथानॉल से एसिड बनेगा, या फिर डायरेक्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर करोगे तो इथानॉल में H2 हट के और जुट के डायरेक्ट एसिड बन जाएगा। और कंबसन तो पता ही है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट करोगे तो CO2 H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट निकलेगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। के पास एक और बढ़िया क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बॉन्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग के पास अगर ऑक्सीजन का और इथाइन का मिक्सचर रहेगा तो इसको हम लोग जलाएंगे तो ये वेल्डिंग रूप में काम करेगा, लेकिन अगर वही मिक्सचर हम लोग इथाइन और एयर के साथ करते हैं तो इसका काम हम लोग वेल्डिंग में नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है। कंडीशन क्या है समझिए, अगर आपके पास ऑक्सीजन है और आपके पास इथाइन है और हम लोग इसको जला रहे हैं, तो जैसे इसको जलाएंगे तो ये कंप्लीट कंबसन को फॉर्म करेगा, ये कंप्लीट कंबसन को फॉर्म करेगा, और कंप्लीट कंबसन जो होता है वो आपका ब्लू फ्लेम देता है, और ब्लू फ्लेम के साथ ही साथ ये इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा और इसका इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि इसको हम लोग आसानी से मेल्ट करके वेल्डिंग के रूप में काम ले लेंगे। लेकिन अगर वही कंडीशन हमारा ऑक्सीजन के बदले एयर और इथाइन के कारण मिक्सचर बनता है, एयर और इथाइन के कारण जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग हीट करते हैं, तो इसमें कंप्लीट कंबसन नहीं होता है। इसमें क्या होता है बाबू, तो इसमें आपका इनकम्प्लीट कंबसन होता है, और जब इसमें आपका इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो ये जो ब्लू फ्लेम है ये आपका सूटी फ्लेम बन जाता है, और सूटी फ्लेम बनने के साथ साथ ये उतना ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है, कम गर्म होता है, और टेम्परेचर भी इसका कम रहता है, तो ये मेल्ट भी नहीं हो पाएगा। जब मेल्ट नहीं हो पाएगा तो वेल्डिंग के रूप में काम नहीं किया जाएगा। बढ़िया, ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना है, पता करना है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं CH3, फॉर्मूला से नहीं लेते, सिंपल हम लोग लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और सेकंड क्या लेते हैं अल्कोहल। हम लोग के पास जब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो RCOOH, अगर इसका हम लोग रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा RCOONA, RCOONA और प्लस बन जाएगा H2O प्लस बन जाएगा CO2, ये एक ही में है, ठीक है ना। यानी हम लोग के पास एसिड है, रिएक्शन करवाए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो ये RCOO और यहाँ पे N है, तो RCOON बन गया, यहाँ पे एक प्रकार का ईस्टर बन गया, और यहाँ पे H और HCO3 के चलते कंपाउंड बन गया H2O प्लस CO2। तो इस रिएक्शन को करने से एक फायदा है कि ब्रिस्क इफरसेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, ब्रिस्क इफरसेंस निकलेगा, CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। जबकि अगर आपके पास अल्कोहल है ROH और इसका रिएक्शन करवाते हैं NaHCO3 के साथ, तो इसमें रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। तो दोनों में डिस्टिंग्विश हो गया, दोनों के बीच में अंतर पता चल गया ना। अंतर क्या पता चला कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका रिएक्शन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं, तो इसमें आपको क्या मिलता है, तो इसमें आपको ईस्टर मिलता है, H2 और CO2 मिलता है, और CO2 आपको पता ही है ब्रिस्क इफरसेंस को फॉर्म करता है।
जबकि अगर आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल का रिएक्शन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेंगे, राइट डिफरेंस बिटवीन इथानॉल एंड इथानोइक एसिड। चलिए सबसे पहले बीच में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक तरफ लिखेंगे हम लोग इथानॉल और एक तरफ लिखेंगे हम लोग इथानोइक एसिड। ये सारा क्वेश्चन आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना, और फिर इसको याद कर लेंगे। इथानॉल जो है ना, इसका जो स्मेल है वो प्लेजेंट स्मेल होता है, प्लेजेंट स्मेल होता है, ठीक है, सुगंधित होता है थोड़ा सा, ठीक है। और इसका जो इथानोइक एसिड का जो स्मेल है वो आपका विनेगर स्मेल होता है, ठीक है, यानी विनेगर सिरका जैसे स्मेल होता है, विनेगर स्मेल, ठीक है। दूसरा इसका बर्निंग टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है, जलन जैसा लगता है। और इसका जो टेस्ट होता है वो सावर टेस्ट होता है, ठीक है। तीसरा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो 351 केल्विन होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट लिख लेना आप लोग 391 केल्विन होता है। तीन पॉइंट हो गया। चौथा कि इथानॉल जो होगा वो आपका किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, यानी इट डज नॉट, अभी तुरंत पहले बताए थे, इट डज नॉट रिएक्ट विथ NaHCO3, लेकिन ये रिएक्ट करेगा। अगर आपके पास इथानोइक एसिड है CH3COOH है और इसका जब आप रिएक्शन करते हैं NaHCO3 के साथ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3COO और इसमें का Na बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा H2O और प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है, क्या बाहर निकल जाएगा CH3COO Na प्लस H2 प्लस CO2, अगर दिख नहीं रहा तो इसको नीचे लिख देना है, ठीक है, प्लस H2 और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा CO2। तो इसमें ब्रिस्क इमर्सेंस का फॉर्मेशन होगा और इसमें आपका नहीं होगा। तो यही बेसिकली इथानॉल और इथानोइक एसिड के बीच में डिफरेंशिएट है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ पे है, राइट द रिएक्शन ऑफ चेंजिंग इथानॉल टू इथानोइक एसिड। अभी आपको बताए थे, ठीक है, इथानॉल का मतलब हो गया C2H5OH, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इथानॉल और इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इसी को क्या बोलते हैं, इथानॉल, इसी को क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। जब हम लोग इसको इथानोइक एसिड में लाएंगे तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए कैटलिस्ट हम लोग डालेंगे अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड कर देंगे K2Cr2O7 कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए, आपको समझने के लिए किसका काम करें, इसको C2H5OH को ऐसे लिख लो CH3CH2OH। फायदा क्या होगा कि पहले ऑक्सीडेशन में H2 को हटाओ, तो जैसे H2 को हटाओगे तो आपके पास ये देखने को मिलेगा, ठीक है, OH है ही, और एक दूसरे ऑक्सीडेशन में O को जोड़ दो तो बन जाएगा ये आपका। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इथानोइक एसिड। क्या बोल देंगे, इथानोइक एसिड। और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई, एसिटिक एसिड। यानी पहला ऑक्सीडेशन में H2 हटेगा और दूसरा ऑक्सीडेशन में O जुटेगा तो बन जाएगा इथानोइक एसिड। क्लियर हो गया। तो ये आपका एक प्रकार के रिएक्शन को फॉर्म करता है, उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है भाई, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही फॉलो करता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, इज इथानॉल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कमर्शियल यूज। ठीक है, इथानॉल जो है वो कमर्शियल यूज के लिए कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आपके पास इथीन होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, इथीन। और इथीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग यहाँ पे इथीन नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। जब हम लोग इथीन का रिएक्शन अगर हम लोग वाटर के साथ करते हैं और यहाँ पे कैटलिस्ट में देंगे H2SO4 और H2SO4 को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो जब ये इसके साथ अगर अटैच करता है तो आपको बताए थे कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, और आपके पास अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई है। तो अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि CH2 था, ठीक है, आपके पास CH2 था तो यहाँ पे CH2 और डबल बॉन्ड CH2 था। तो यहाँ से जब एक पाई बॉन्ड को आप तोड़ते हो तो एक पाई बॉन्ड को जैसे तोड़ते हो तो ये एक बॉन्ड बच गया। तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड आएगा ना, तो यहाँ पे H2O को ऐड कर दो। तो H2O ऐड होता है तो H और OH में ऐड होता है।
तो एक भाग को H और एक भाग को OH ऐड करवा दो, तो इसको जब समेट के लिखोगे तो ये CH3 और ये CH2 और ये OH हो गया, और इसी को हम लोग बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? इथाइल अल्कोहल, और यही आपका बन जाएगा इथानोल। इथानोल। और ये जो कहानी होगा ना वो लगभग आपका 75 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 75 डिग्री सेल्सियस यानी 348 केल्विन के अप्रॉक्स में आपका ये टेम्परेचर का कहानी होगा, ठीक है ना। कहानी ऐसा ही कुछ घटेगा। क्लियर हो गया? सबसे पहले हम लोग इथीन लेंगे। इथीन के पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई है। वाटर के साथ इसको कंबाइन करते हैं तो वाटर जो होता है वो H और OH का बॉन्ड फॉर्म करता है। एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक पाई बॉन्ड को यहां से तोड़े तो दो सिग्मा बॉन्ड आया। H2 मॉलिक्यूल को उसके ऊपर चिपका दिया, चिपकाने का काम आपका कैटालिटिक कंडीशन और H2SO4 किया, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर चिपका तो यहाँ पे एक भाग को H और एक भाग को OH। अब इसको समेट के लिख रहे हैं तो CH2 और H क्या बन जाएगा? CH3। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH, दो मिला इथाइल OH का मतलब अल्कोहल, नाम बन गया इथानोल, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? नेम द गैस इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यानी कौन सा गैस इवॉल्व होगा, यानी कौन सा गैस आपका निकलेगा कब? जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। और इसी को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जिसका यूज हम लोग फ्लफी केक, ब्रेड ये सब बनाने में करते हैं, ठीक है। और उस गैस का क्या नाम होगा उसके बारे में आइडेंटिफाई करना है, जानना है, पहचानना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इथेनोइक एसिड लो। इथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। इसी को हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड का ही एक और नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। और ये सिरका विनेगर में होता है, ठीक है ना, इथेनोइक एसिड। अब जब आपके पास इथेनोइक एसिड है तो इसका हम लोग को रिएक्शन करना है किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग रिएक्शन करेंगे इसका किसके साथ? NaHCO3 के साथ। तो आफ्टर प्रोसीडिंग द केमिकल रिएक्शन देन वी गेट, क्या बन सकता है? तो CH3COO को ऐसे लिख दो, CH3COO को, इसमें से NO को अटैच करवा दो। तो जैसे ये CO वाला ग्रुप मिला, इसका नाम बन गया ईस्टर। क्या बन गया? ईस्टर। और इसका नाम अगर लिखोगे तो पहले Na का नाम लिखते हैं, तो Na का इसका नाम हो गया सोडियम, ठीक है। और कार्बन 2 है तो नाम हो गया इथेन, ठीक है। और ईस्टर है तो E हटा के OH तो नाम हो गया सोडियम इथानोएट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया? H और HCO3 के कारण कंपाउंड बनता है H2CO3, जिसमें हम लोग इसको अलग अलग करके H2O + CO2 लिख सकते हैं। ये एक ऐसा एसिड है ना भाई, कार्बोनिक एसिड, कि इसमें गैस भी होता है और इसमें लिक्विड भी होता है। गैस के रूप में CO2 हो जाएगा और लिक्विड के रूप में आपका H2O हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड, जिसका प्रयोग हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक में करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सोडियम इथेनॉल बन जाएगा और ये CO2 गैस मिल जाएगा। तो इसी गैस को आपको आइडेंटिफाई करना था। और ये जो गैस आता है ये आपका ब्रिस्क एफरसेंस होता है, ठीक है। क्लियर आपको हो गया? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख के लिए बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल एंड व्हाट इज द नीड ऑफ डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है ना। यानी हमारा क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना होगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि डीनेचर्ड अल्कोहल किसको बोलते हैं और इसका यूज, ठीक है, क्या है, यानी इसका यूज हमारे लाइफ में क्या है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है ये हम लोग कहते हैं किसको है। तो ये जो आपका डीनेचर्ड अल्कोहल है, ठीक है, डीनेचर्ड ये जो आपका अल्कोहल दिख रहा है ये हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल को। किसको बोलते हैं भाई मेरे? इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं। ये हम लोग किसको बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है ना। पहला चीज आपको क्या समझ में आया कि डीनेचर्ड अल्कोहल जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं। और इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, चलेगा। अब होता क्या है कि इस अल्कोहल में, ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस, क्या चीज? पॉइजनस सब्सटेंस को ऐड किया जाता है। इसमें किसको ऐड किया जाता है? पॉइजनस सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, जिसमें से आपका क्या हो सकता है? तो इसमें से आपका पाइरिडीन हो सकता है। क्या हो सकता है? पाइरिडीन हो सकता है। क्या हो सकता है? अगला कॉपर सल्फेट हो सकता है। ये सब इसके अंदर ऐड होते हैं। ये जो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। अनफिट फॉर क्या होता है? ड्रिंकिंग, यानी इसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। अगर पिएंगे तो हमारे शरीर में वेरियस डिजीज का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है, ठीक है। इसका नीड क्यों है? इसका जरूरी क्यों है? मतलब ये हमारी लाइफ के लिए जरूरी क्यों है? तो एक चीज आप लोग बोल सकते हो, ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट केमिकल है।
ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट केमिकल है। इसके हेल्प से इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस डन होते हैं। इसके हेल्प से इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस क्या होते हैं, डन होते हैं। आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमने क्या बताया, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू देखते हैं। यानी क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल एंड व्हाट इज द नीड ऑफ डीनेचर्ड अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल हम लोग बोलते हैं किसको है, इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं। और इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। ये एक प्रकार का पॉइजनस सब्सटेंस है। इसमें क्या क्या ऐड होता है, पायरिडीन हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी ये पीने के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि इसका नीड क्या है। तो ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसके हेल्प से इंडस्ट्री में हम लोग बहुत सारे प्रोसेस डन करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इन टेक ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथानॉल कैन बी लेदल हाउ। आइए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, देखेंगे, क्योंकि कार्बोनेट्स कंपाउंड का जितना भी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है वही हम लोग लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये टोटल 36 क्वेश्चन का सेट है। आप इसको देखेंगे, अगर आप इस टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आई होप कि कार्बोनेट्स कंपाउंड से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचने जा रहा है। ठीक है ना। आइए, इनटेक ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथानॉल। मिथानॉल का फार्मूला आपका होता है CH3OH। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथानॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिथानॉल बोलते हैं। और मिथानॉल को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। जब हम लोग मिथानॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे, जब हम लोग मिथानॉल को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मीथानल। क्या बन जाएगा भाई, मीथानल बन जाएगा। मीथानल का मतलब कि अभी ये अल्कोहल था और अब ये बन गया अल्डिहाइड। अब ये क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। और ये जो मिथानल जो है वो इतना खतरनाक कंपाउंड है कि जैसे ही मिथानल आपके बॉडी में एंट्री करेगा तो आपके ये सेल में बहुत जल्दी से फैल जाएगा। सेल में फैलने के बाद सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करेगा, डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हटाएगा उस चीजों को। इसके फैलने से आपके बॉडी में तरह तरह के डिजीज उत्पन्न होंगे जिसके हेल्प से आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपका न्यूरॉन, ये सारा हानिकारक के रूप में काम करने लगेगा, यानी आपका बॉडी डैमेज होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं मिथानॉल जो है आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। कब, जब मिथानॉल ऑक्सीडाइज होकर मिथानॉल बनता है तब। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करें। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अस्कम एंड हाउ इट फॉर्म। चलिए सबसे पहले आप लोग जानिए बाबू, अस्कम होता क्या है। देखिए दो चीज होता है, एक होता है मिसल्स और एक होता है अस्कम। मिसल जो होता है, जब सॉप यानी साबुन को अगर आप पानी में मिलाओगे, तो जब आप साबुन को पानी में मिलाओगे तो उसमें से झाग बनता है, उसी झाग को हम लोग बोलते हैं मिसल्स। ठीक है, जब आप साबुन को पानी में मिलाओगे तो जो झाग बनता है, जो आपके सामने झाग बनता है, उसी झाग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। क्लियर है ना। अस्कम कहां पे बनता है, यानी अस्कम भी आपको साबुन में ही बनता है। ठीक है, जब आपके पास साबुन हो गया, ठीक है, और इसको हम लोग वाटर के साथ मिलाएं तो ये आपका अस्कम बनेगा। लेकिन आप कहोगे सर दोनों तो सेम ही चीज है, दोनों में अंतर क्या होगा। तो ये जो वाटर होगा ये आपका सॉफ्ट वाटर होगा, समझिएगा, ये सॉफ्ट वाटर होगा। और ये जो आपका वाटर होगा वो आपका क्या होगा, हार्ड वाटर। चलिए अब जल्दी से दो तीन कॉन्सेप्ट को यहां पे सीखिए। जल्दी से एक दो कॉन्सेप्ट को आप लोग यहां पे सीखिए कि अगर हम लोग साबुन को सॉफ्ट वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये जो झाग बनता है, ठीक है, इसी को हम लोग मिसल्स बोलते हैं। और जब साबुन को हम लोग हार्ड वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये पूरे तरीके से घुलता नहीं है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे परत लेयर बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्कम बोलते हैं। अब समझिए कब ये सॉफ्ट वाटर जैसा काम करता है और कब ये हार्ड वाटर जैसा काम करता है। तो जब हमारा साबुन का फॉर्मूला ये होगा C17H35COONA, अगर यहाँ पे Na है या यहाँ पे अगर K है तो ये आपका सॉफ्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। और ये पानी में आसानी से घुलेगा, घुलने के बाद झाग देगा। इसका नाम होता है सोडियम स्टीयरेट या इसका नाम हो गया पोटासियम स्टीयरेट। लेकिन अगर हमारा फॉर्मूला ये बना C17H35COO और यहाँ पे बन गया Ca, तो Ca क्या वैलेंस एक्टिव, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसका नाम हो गया कैल्शियम स्टीयरेट, या कैल्शियम के बदले यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नीशियम आयन को डालते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, हार्ड वाटर। ये क्या बनेगा, हार्ड वाटर। यानी आपको क्या समझ में आया,
आपको यही बात समझ में आया होगा कि अगर साबुन है तो साबुन में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चैन होता है, COOH एसिड होता है, लेकिन H रहेगा तो वो वॉशिंग कैपेसिटी को, घुलने वाले कैपेसिटी, धोने वाले कैपेसिटी को नहीं फॉर्म करता है। इसीलिए यहाँ पे H को हटा के Na या K डालेंगे। Na या K डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट होगा तो ये पानी में आसानी के साथ घुल के झाग बना देगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे Na या K के बदले Ca या मैग्नीशियम डालेंगे तो ये पानी में नहीं घुलेगा, और जब ये पानी में नहीं घुलेगा तो एक के ऊपर एक लेयर परत का फॉर्मेशन करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अस्कम। क्या बोलते हैं? अस्कम। क्लियर हो गया? तो जब हार्ड वाटर साबुन में मिलाएंगे तो अस्कम बनेगा, और जब सॉफ्ट वाटर साबुन में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मिसल्स बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम लोग फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका फॉर्मेशन देख लीजिए। साबुन होता है C17H35 COONA प्लस, अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करते हैं CaOH के होल ट्वाइस से, तो जब CaOH के होल ट्वाइस से जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो ये कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा, ये रिप्लेस होकर यहाँ पे चल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बाबू? C17H35 COO। अब जैसे यहाँ पे Ca आया तो Ca का वैलेंसी 2 हो गया, तो ये आपका 2 हो गया, और यहाँ से Na और OH बाहर निकलेगा तो यहाँ पे NaOH आपका बाहर निकल गया। तो ये जो बना ये आपका पीपीटी के रूप में बन गया, जम जाएगा, नीचे रह जाएगा, बच जाएगा, और इसी को बोलते हैं अस्कम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्कम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अस्कम आपका ऐसे भी बन सकता है C17H35 COONA या फिर K ले लो। ठीक है, रिएक्शन कैल्शियम के बदले मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये दोनों काम करता है किसके जैसा? हार्ड वाटर के जैसा। तो जैसे जब रिएक्शन यहाँ पे होगा तो रिएक्शन के बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम इसके साथ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? C17H35 COO। जब Mg यहाँ पे आएगा तो Mg का वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा, और K और OH के साथ जब बनेगा तो यहाँ पे KOH होगा। ये भी आपका पीपीटी होगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे अस्कम बोलेंगे। यानी दो कंडीशन आपको याद रखना होगा कि कभी भी साबुन जो होता है अगर हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया, हार्ड वाटर का मतलब या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रेसिपिटेट का फॉर्म करेगा, और इसी प्रेसिपिटेट को हम बोलते हैं अस्कम। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? ठीक है, व्हाट इज द सोप? नेम सम टाइप ऑफ सोप। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे सोप के बारे में बात करेंगे। तो यानी साबुन जो होता है, ठीक है, किसे कहते हैं और कुछ उसका नाम बताना है आपको। तो सबसे पहले साबुन के लिए क्या क्या कंडीशन है वो समझिए। सबसे पहले आपके पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन होना चाहिए, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन होना चाहिए। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात कि ओपन चैन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, और उसके बाद इसके साल्ट के रूप में सोडियम या फिर पोटासियम का साल्ट होना चाहिए। जब ये चार चीज मिलके बनेगा तभी आपका ये साबुन बन पाएगा, सॉप बन पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चीज को जरा ध्यान से समझिए कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चैन कितना। तो साबुन को बनाने के लिए कम से कम 17 कार्बन का चैन चाहिए। तो 17 का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो ये 17 कार्बन का चैन हो गया। अब उसके बाद एसिड था तो COOH एसिड हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे H रहेगा तो ये किसी चीज को अच्छे से धो नहीं पाएगा, तो हम लोग यहाँ पे H के बदले H रहता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहता, लेकिन हमको यहाँ पे साल्ट बनाना है तो इस H के बदले हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे? Na। क्या डाल देंगे हम लोग यहाँ पे? Na। तो ये जो है वो आपका एक साबुन बन गया। यानी साबुन कब बनेगा? तो ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन with open chain structure and contain fatty carboxylic acid with a salt of sodium or potassium. This types of compound is called soap. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सोप यानी साबुन बोलेंगे। तो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चैन हो गया। COOH रहता तो H रहता तो किसी चीज को साफ नहीं कर पाता, इसलिए H को हटा के सोडियम डाल दिए तो ये उसका साल्ट बन गया। और साल्ट इसलिए बना, अगर साबुन में कोई भी चीज नमकीन नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो किसी चीज को घोल नहीं पाएगा, घुला नहीं पाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? तो इसको हम लोग बोलेंगे C17H35 COONA। ये आपका साबुन का नाम हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा? तो इसका नाम आपका होगा सोडियम स्टीयरेट। इसका नाम क्या बन गया? सोडियम स्टीयरेट।
अगर हम यहीं पे C17H35 COO करेंगे तो के का नाम क्या होता है? तो के का नाम होता है पोटासियम और C17H35 को क्या कहेंगे? स्टीरेट कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी 2-3 सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम पैल्मिटेट भी कह सकते हैं, सोडियम ओलिटेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि साबुन कहते किसको है। तो साबुन के लिए क्या क्या चाहिए, सॉप के लिए क्या क्या चाहिए? तो एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चैन चाहिए, कम से कम कार्बन की संख्या 15 से 20 के बीच में होनी चाहिए, यानी 15 और 17 मेजर होता है। तो 15 या 17 कार्बन का लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन का चैन होना चाहिए। उसके साथ साथ ये ओपन चैन होना चाहिए। तीसरा, इसके पास फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। लेकिन अगर इसके पास COOH रहता, एसिड रहता, तो बताइए कि जब ये COOH हो गया तो इसके पास कोई भी आयनिक एंड नहीं है। तो जब इसके पास आयनिक एंड अगर नहीं है तो ये किसी चीज को साफ कर पाएगा नहीं। तो हम लोग क्या किए कि इस H को हटा के यहाँ पे Na डाल दिए और इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तब जाके इसके पास आयनिक एंड हो गया। और जब ये वाटर के मॉलिक्यूल को खींचेगा तो कुछ पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, कुछ पार्ट को रिपेल करेगा, तब झाग बनेगा। ठीक है ना। तो साबुन का फॉर्मूला ये होगा और बनता कैसे ये होगा, ये उसका स्ट्रक्चर और डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो साबुन का डेफिनेशन क्या बना? ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन विच कॉन्टेन C17 या C15 hydrocarbon chain which contain carboxylic acid and it contains sodium or potassium salt. This structure is called salt. Clear हो गया? चलो जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? तो एक्सप्लेन सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखना, इसका रिएक्शन आपके दिमाग में पूरा सेट कर देंगे। ठीक है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन में सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्राइग्लिसरीड लेना होगा। ट्राइग्लिसरीड का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या होगा? O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, फिर यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये फॉर्मूला है किसका? ट्राइग्लिसरीड का। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लेना होगा? ट्राइग्लिसरीड। ट्राइग्लिसरीड का फॉर्मूला यही होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इसी का 3 स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका हम लोग रिएक्शन करेंगे किसके साथ? 3 स्ट्रक्चर है तो हम लोग रिएक्शन करेंगे 3 मोल ऑफ KOH के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के साथ इसका हम लोग रिएक्शन करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान से देखेंगे। इसका जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो ये CH2 CH CH2 और यहाँ से तीनों OH, तो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा बाबू? CH2OH। फिर क्या बनेगा? CH है, फिर क्या इसके साथ आ जाएगा? OH, फिर अगला क्या बन जाएगा? CH2OH। यानी क्या किए? ये स्ट्रक्चर को ऐसे लिख दिए और लिखने के बाद ये तीनों OH, 3 OH है ना और 3 के है, तो एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ, तो ये जो हो गया वो आपका बन गया ग्लिसरॉल। ये आपका क्या बन गया? ग्लिसरॉल प्लस। अब क्या बच गया? अब इसके साथ क्या बच गया? तो पहले तीनों R को एक साइड लिखो, तो R R R। अब ये स्ट्रक्चर को लिखो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। सेकंड वाला लिखो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। थर्ड वाला लिखो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। अब यहाँ तीनों में OH अटैक इसके साथ कर गए तो क्या बच गया? K बच गया। तो यहाँ पे K लिखेंगे तो K के ऊपर प्लस तो के ऊपर माइनस, K के ऊपर प्लस तो के ऊपर माइनस, K के ऊपर प्लस तो O के ऊपर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये आपका किसका बना? ये आपका सॉप का बना। यानी R का मतलब क्या हो गया? R का मतलब लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका आ गया K। यानी यही आपका फॉर्मूला है किसका? साबुन का। ठीक है, साबुन का यही जनरल फॉर्मूला है। क्लियर सबको हो गया? इसी प्रकार के रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो व्हेन ट्राइग्लिसराइड combined with 3 mole of potassium hydroxide in the presence of heat to form glycerol and sop, then this type of reaction is called saponification reaction। हम लोग यहाँ पे क्या किए कि सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड लिए। चलो जल्दी से इसको याद करो। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या? 3 कार्बन का चेन लेंगे। ठीक है, बीच में एक हाइड्रोजन क्योंकि 3 बॉन्ड पूरा हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्योंकि 2 बॉन्ड पूरा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड पूरा है, तो CH2 CH CH2। अब यहाँ पे ईस्टर लगा देंगे, O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सेम स्ट्रक्चर नीचे, सेम स्ट्रक्चर नीचे, कॉपी कॉपी। ठीक है, उसके बाद 3 मोल जब KOH के साथ करेंगे तो 3 आपका पोटासियम भी और 3 आपका हाइड्रोक्साइड भी है, तो यहाँ पे एक OH इसके साथ अटैच करेगा तो CH2OH बन गया, एक OH इसके साथ अटैच करेगा तो CHOH बन गया, एक OH इसके साथ अटैच करेगा तो CH2OH बन गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल बोलेंगे।
अब जो हमारा ये स्ट्रक्चर बच गया ये वाला, इसको हम लोग सीधा कर देंगे और तीनों में किसको ऐड कर देंगे, के को। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए 28 नंबर एक के इंपॉर्टेंट फॉर्म को लिखिए यहाँ पे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। यानी आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बेहतर अगर बनाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक काम करना है कि जितने भी एनसीईआरटी है, ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व कर लेना है। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको बूस्ट मिल जाएगा, मतलब आपका ये लेवल पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन हमसे अच्छे से बन रहा है। ठीक है, इसलिए हम एक क्वेश्चन के बीच में ऐसा सीक्वेंस आपको डाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के साथ साथ आप इसके एक्सरसाइज को भी कर लेना, ठीक है ना, आप इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी कर लेना और हाँ पक्का कर लेना। और करने के बाद आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन विल बी गेट कंप्लीटेड, ठीक है ना, ताकि हमको लग जाएगा कि नहीं आपका तैयारी बेहतर चल रहा है। ठीक है, चलो आगे हम लोग करते हैं। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या, कॉमन नेम एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए सबसे पहले ये देख लीजिए ये क्या बोलना चाह रहा है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे हेलोजन ग्रुप को देखते हैं, कौन से ग्रुप को देखते हैं, हेलोजन ग्रुप को देखते हैं, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो आपका क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके आईपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं तो ये होता है हेलो अल्केन। ये क्या होता है, हेलो अल्केन, यानी जो अल्काइल होता है वो अल्केन बन जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे अल्कोहल के बारे में बात करते हैं तो अल्कोहल का जो कॉमन नेम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अल्काइल अल्कोहल होता है, वो आपका अल्काइल अल्कोहल होता है। और नोमेनक्लेचर जो इसका होगा वो आपका क्या होगा, अल्कानोल हो जाएगा, अल्कानोल हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम लोग इसके बाद एमाइन के बारे में बात करते हैं तो एमाइन का जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम जो होता है वो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी एमाइन के रूप में होता है। और जब इसका हम लोग आईपीएसी नोमेनक्लेचर का बात करेंगे तो ये हो जाएगा अल्कानामाइन। क्या हो जाएगा, अल्कानामाइन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम लोग इसके बाद अगर कीटोन के बारे में बात करते हैं तो कीटोन का जो कॉमन नेम होगा वो आपका हो जाएगा डाई अल्काइल कीटोन। डाई अल्काइल कीटोन जब दोनों तरफ सेम होगा और जब दोनों तरफ अलग अलग होगा तो जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा उसको ध्यान देंगे। जब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर इसका होता है अल्कानोन। क्या होता है, अल्कानोन। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे अल्डिहाइड का बात करेंगे, अल्डिहाइड का, तो अल्डिहाइड के कॉमन नेम में बताए थे ना, इसमें एक अलग नेम आ जाता है, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन। ठीक है, ये सब इसमें नेम ऐड हो जाता है। जब H रहेगा तो फॉर्म, CH3 रहेगा तो एसिड और C2H5 रहेगा तो प्रोपियोन। और इसमें हम लोग अल्डिहाइड को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, अल्डिहाइड को, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ऐसा होगा। जब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम हो जाता है अल्कानल। ठीक है, अगर हम लोग एसिड के बारे में बात करते हैं तो एसिड का जो कॉमन नेम होगा वही सेम होगा, फॉर्म वाला, एसिड वाला, ये सारा आपका होगा। और प्लस इक एसिड, तभी तो नाम आता है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह वगैरह। ठीक है, और जब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा अल्कानोइक एसिड। ये आप लोग जल्दी से इसको देख के इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, यानी इन बराबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। जैसे एक सिंपल सा लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आ गया C2H5Cl, तो ये हेलोजन ग्रुप आ गया तो नाम अल्काइल हैलाइड, तो इथाइल क्लोराइड, हेलो अल्केन तो क्लोरोइथेन। क्लियर हो गया। अगर अल्कोहल का बात करेंगे C2H5OH पे तो नाम क्या है बाबू, कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल, नोमेनक्लेचर अल्कानोल, तो दो के लिए इथेन, आई हटा के तो नाम हो गया इथानोल। अगर हम लोग एमाइन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे C2H5NH2, मतलब अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। जब इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा तो प्राइमरी एमाइन, दो हाइड्रोजन हटेगा तो सेकेंडरी एमाइन और तीन हाइड्रोजन हटेगा तो टर्शियरी एमाइन। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे C2H5NH2 मतलब एक हाइड्रोजन हटा तो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इथाइल एमाइन, अगर दो रहता तो सेकेंडरी करके नाम लेते हैं। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर में अल्कानामाइन तो दो है तो इथानामाइन। कीटोन का अगर हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए हम लोग के पास C2H5O फिर C2H5 आ गया तो CO यहाँ पे होगा आपका कीटोन में, तो दोनों तरफ अगर सेम रहेगा तो इथाइल इथाइल, डाई इथाइल कीटोन। ठीक है, अगर अलग रहेगा तो अल्फाबेटिक में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाई इथाइल जो कीटोन हो गया और नोमेनक्लेचर में अल्कानोन बोला है तो कार्बन कितना है, 2 2 4 1 5, तो पेंटानोन। अल्डिहाइड का बात करेंगे अगर HCHO तो H का नाम होता है फॉर्म अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। नोमेनक्लेचर का बात करेंगे अल्कानल, कार्बन एक है तो मिथानल। एसिड का अगर बात करेंगे मान लो कि CH3COOH, अगर ये एसिड का हम लोग बात करते हैं तो एसिड का नाम है फॉर्म एसिड, तो 0 n बराबर 0 पे H होता है तो फॉर्मिक एसिड, n बराबर 1 पे CH3 होता है तो CH3 को एसिड और एसिटिक एसिड। नोमेनक्लेचर में एक और एक दो इथानोइक एसिड। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से आप देख लोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, हाँ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप फॉर वॉशिंग क्लॉथ, स्टेट वन डिसएडवांटेज आल्सो। देखिए सबसे पहले ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पे पहले डिसएडवांटेज एडवांटेज पहले देख लो, ठीक है। पहले आप एडवांटेज देख लो, ठीक है। एडवांटेज किसका देखना है, डिटर्जेंट ओवर सोप, यानी सोप के तुलना में डिटर्जेंट का एडवांटेज क्या है। तो पहला चीज कि डिटर्जेंट जो होता है, ठीक है, सोप के तुलना में बात कर रहे हैं, ठीक है। डिटर्जेंट जो होता है इसका खास बात क्या है कि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर, डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर एज वेल एज, ठीक है, एंड, ठीक है, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर यहाँ पे और कर देगा, दोनों में से कोई है सॉफ्ट वाटर, ये दोनों में आसानी से डिजॉल्विंग कैपेसिटी को फॉलो करता है, दोनों में ये आसानी से घुल मिल जाएगा, ठीक है। डिटर्जेंट का ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटर्जेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉफ्ट की तुलना में इसका क्लींजिंग एक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। सॉफ्ट की तुलना में इसका जो क्लींजिंग एक्शन जो होगा वो बहुत ही क्या होगा, ज्यादा होगा, बहुत ही मैक्सिमम होगा। यानी साबुन और सर्फ, यानी साबुन, सॉफ्ट और डिटर्जेंट में सबसे ज्यादा क्लींजिंग प्रॉपर्टी किसके पास होता है, डिटर्जेंट के पास। ये एडवांटेज हो गया। और डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर दोनों में आसानी से वो घुल मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसका घाटा क्या है, क्यों हम लोग डिटर्जेंट से थोड़ा बहुत पीछे हटते हैं। साफ करने का तो कैपेसिटी इसके पास सबसे ज्यादा है, रगड़ के साफ कर देता है, लेकिन इसका घाटा ये है कि ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये आपका क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये आपका क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या, कि जैसे ही डिटर्जेंट अगर आपके सॉइल में जाता है तो ये डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा चीजें डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं और लंबे समय तक रहती हैं तो ये धीरे धीरे, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, वाटर बॉर्न डिजीज का फॉर्म कर देगा। तो ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। चलो आते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि बहुत लंबा टाइम भी हम लोग के साथ हो गया ना। चलिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसका हम लोग एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख लो, ठीक है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप साबुन का फार्मूला देख लो, C17H35COONA होता है, ठीक है। तो इसमें दो एंड होता है, एक को बोलते हैं नॉन पोलर, एक को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नॉन पोलर, और एक को बोलते हैं पोलर एंड। एक को बोलते हैं नॉन पोलर, एक को बोलते हैं पोलर एंड। नॉन पोलर जो एंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। और जो पोलर एंड जो होगा वो आपका हो जाएगा आयोनिक पार्ट। ये क्या हो जाएगा, आयोनिक पार्ट। तो इसमें आपका C17 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी ये वाला जो पोर्शन आपको देख रहा है ये हाइड्रोकार्बन वाला हो गया। और ये जो Na प्लस और माइनस वाला देख रहा है ये आपका आयोनिक एंड वाला हो गया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। और आयनिक वाला जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक का मतलब कि इसको पानी से क्या लगेगा, डर लगेगा। और ये क्या करेगा, तो ये पानी से प्यार करेगा, यानी ये पानी से क्या करेगा, प्यार करेगा, दिल, ठीक है। ये पानी से क्या करेगा, प्यार करेगा, मतलब पानी को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो दो बात हो गया। अब उसके बाद ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन होता है ये आपका हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन है, ठीक है। यानी लॉन्ग चेन जो हाइड्रोकार्बन का होता है उसको हम लोग यहाँ पे टेल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई, टेल बोलते हैं। और ये जो चेन होता है शॉर्ट चेन, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। तो हम लोग अगर किसी भी चीज में, ठीक है, हेड बोलते हैं, हेड का मतलब सर। अगर हम लोग किसी भी चीज में जाते हैं तो सबसे पहले अपने सर की ओर से जाते हैं, ठीक है। आयोनिक तो हमारा ये है, टेल पूछ क्या करता है, पूछ का मतलब लंबा, तो वो लॉन्ग चैन वाले के साथ अटैच हो गया। तो जैसे हम लोग इसके साथ जाएंगे तो मेन अटैकिंग पार्ट तो हमारा क्या है, हेड हो गया ना। तो हेड जो अटैकिंग पार्ट है वो आपका डिसॉल्विंग कैपेसिटी को फॉर्म करेगा। यानी यहाँ पे हमको समझना है कि मान लो कि आपके पास यहाँ पे आपका ऑयल है या फिर आपके पास डॉट है, ऑयल या डॉट है। जब हम लोग इसको पानी में घोलते हैं, जब हम लोग इसको पानी में डालते हैं, तो जैसे पानी में डालेंगे तो ऑयल और डॉट जो है वो पानी से दूर भागेगा। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा, तो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट आएगा। यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट आएगा। यानी ये आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। ये आपका कौन सा पार्ट है भाई, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है।
तो जैसे ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, तो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो अटैक का करेगा किसको, यानी वो ऑयल को अटैक का करेगा या फिर डॉट को अटैक करेगा, ठीक है। और ये जो आयनिक एंड है Na+ वाला, ये जो आयनिक एंड है Na+ वाला, आयनिक एंड जो Na+ वाला है, ये प्लस वाला पार्ट किसको अटैक करेगा, तो ये प्लस वाला पार्ट अटैक करेगा वाटर के मॉलिक्यूल को। और जब ये वाटर के मॉलिक्यूल के पार्ट को जब अपनी ओर ये अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद उसको क्या करेगा, वो उसको सॉल्युबल करेगा, वो उसको घुलाएगा, और घुलाने के साथ साथ ये इसको घुलाने का काम करेगा, ठीक है। और ये जो डॉट जो है उसको, ऑयल और डॉट को, ये तो पानी अट्रैक्ट नहीं ना कर रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट को अट्रैक्ट कौन करता है, ऑयल और ड्रॉपलेट। तो ये इसके साथ अट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या बनाएगा, झाग बनाएगा, और इसी झाग को बोलते हैं मिसल्स। इसी झाग को क्या बोलते हैं, मिसल्स। और ये पानी इसको घोलने का काम करेगा, डिजोल्व करने का काम करेगा। यही कहानी आपको लिखना है 100, ठीक है। उतना आपके पास टाइम नहीं कि आपको एक एक लाइन हम लिख के समझाएंगे, आपके साथ ये दिक्कत होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको पूरा फिजिक्स, पूरा बायोलॉजी और इसके अलावा भी पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर को देखना है, ठीक है। तो हमारा ये टारगेट कभी नहीं रहता है बच्चों के साथ कि हम उसको एक एक कहानी बताएं, मेन कॉन्सेप्ट दे, चीजों को समझे और वो अपने से लिखे, ठीक है। वरना आप ऐसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलेगा देखने के लिए। आप इसके अलावा बहुत सारे चैनल को आप देखिएगा, तो वो क्या करते हैं, उनके टीम क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं, पीपीटी बना देते हैं, और एक क्वेश्चन उसका पूरा आंसर वही कहानी लिख देते हैं। अरे भाई, अगर वही कहानी कहना रहता तो हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट कंटेंट है, इनफाइनाइट बुक है, हम लोग वहां से लेके चीजों को काम कर सकते थे। लेकिन आप चीजों को पहले समझो, माइंड सेट करो और फिर इसको लिखो, तो ये चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। देखो पहला चीज की हम इसलिए दिए, आप लोग को लगता होगा कि सही में सर ये आरबी रसगुल्ला प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का देने का मेरा मेन शर्त है कि बहुत लोग बोलते हैं C2H5OS, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं। हाइड्रोकार्बन का मतलब बोलता है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा कंपाउंड होना चाहिए और इनके द्वारा डेरिवेटिव्स होने चाहिए, इनके द्वारा क्या होने चाहिए, डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये कभी भी नहीं कहता है कि इसके अलावा कोई भी, इसके अलावा जैसे पॉलीवैलेंट एटम होता है, इसके अलावा जैसे क्या होता है, पॉलीवैलेंट एटम होता है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन, जिसको हम लोग नाइट्रोजन, जिसको हम लोग सल्फर बोलते हैं, इसी को हम लोग एसेसन बेटा के नाम से जानते हैं। बेटा मतलब पॉलीवैलेंट एटम, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में जब पॉलीवैलेंट एटम ऐड होता है तो यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, यहाँ पे आपका क्या बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनता है। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन का मतलब कि व्हेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू ईच अदर देन इट फॉर्म हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से कंबाइन करेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे एग्जांपल है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये ग्रुप है, इसके बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब ए कंपाउंड which show the chemical behavior of the compound, ठीक है। यानी ये भी कह सकते हो कि जो किसी भी कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर, केमिकल स्थिति, केमिकल संरचना के बारे में बता सकता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकता है कि वो किन किन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसी को बोलते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। ए कंपाउंड विच शो द केमिकल बिहेवियर ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के तौर पे क्या क्या अभी आपको हम बताएं कि अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हैलोजन, तो सिंगल बॉन्ड X में आपका Cn हो सकता है, Pr हो सकता है, I हो सकता है, F नहीं लेते हैं। सेकंड आपको हम क्या बताएं, सेकंड यहाँ पे अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल का मतलब सिंगल बॉन्ड OH होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब अल्काइल अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या बताएं, एमाइन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी आपको एक्सप्लेन किए ना, ठीक है। RNH2, एक हाइड्रोजन हट रहा है, प्राइमरी एमाइन 2 हटेगा, सेकेंडरी 3 हटेगा, टर्शियरी। इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद कीटोन, तो कीटोन का होता है सिंगल बॉन्ड CO, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ ऊपर चला जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं अल्डिहाइड के बारे में, ठीक है। अल्डिहाइड को होता है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। एक पापा की पारी ऊपर और एक बगल में, COOH, ठीक है। ये आपका क्या था, फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से जल्दी। अगला क्वेश्चन है
A salt is formed and a gas evolve when ethanoic acid react with sodium hydrogen carbonate. Name the salt and the gas evolve. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पीछे करा रखा है, ये क्वेश्चन मैं पीछे करा रखा है और ये 2 बार आ गया, मतलब बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये आप लोग पीछे देख लेना। ठीक है, लगभग 4 5 6 क्वेश्चन में हमने इसको देख रखा था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, राइट द रिएक्शन इथेनॉल टू इथीन। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इथेनॉल टू इथीन है, ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, समझिए इसकी भी बात को। इथेनॉल का फार्मूला हो जाएगा C2H5OH और इथेनॉल से इथीन का मतलब आपको देना होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या देना होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग किसको बोलते हैं, H2SO4 को बोलते हैं। कितने पे देंगे, 443 केल्विन पे देंगे। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका मतलब अगर हाथ पे सल्फ्यूरिक एसिड पड़ गया तो जल गया, जल गया। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा तो जल गया, ये पूरा जल गया, बर्न वाला जल गया। ठीक है, जैसे आग लगता है तो जलता है कोई चीज, तो जल गया बर्न वाला। और जल गया का मतलब इसके अंदर जितना भी पानी होगा जल, वो रिस के बाहर निकल जाएगा। इसीलिए जहां पे H2SO4 आप डालोगे वो जल गया, मतलब बर्न भी हो गया, और उसमें के जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होगा वो बाहर निकाल के फेंक देगा, यानी जल गया, जल निकल भी गया। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इथेनॉल को जब रिएक्ट अगर करोगे तो इसमें से पहले जल को निकाल दो, तो OH और एक और H निकालोगे तो H2 बाहर निकल गया। जब H2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया भाई, C2H4 बच गया, नहीं बच गया थी। अब इसको मिला के देख लो, C2H 4 और 2 6। ठीक है, तो 5 और 1 6, 1 O। इक्वेशन क्या है, बैलेंस भी आपका। प्रोपानोल, तो प्रोपानोल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल, तो C3H7OH प्रोपानोल हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, C2H5CH2OH लिख सकते हैं। अब जब इससे प्रोपानोइक एसिड बनाना है तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का शर्त है यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 और ऐड करेंगे एसिडिफाइड, ऐड करेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 इसको ऐड करेंगे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहता है कि पहला पार्शियल फिर पार्शियल, पहले पार्शियल में H2 को हटाओ, दूसरे पार्शियल में O को जोड़ो। तो जब इसमें से आप H2 को हटाओगे, H2 को हटा दिया फिर O को जोड़े तो क्या बना, C2H5COOH। तो ये आपका बन गया C2H5COOH। अब देख लो कार्बन 2 और 1 3, तो 3 के लिए प्रोपेन और एसिड है तो ई हटा के ओइक एसिड, नाम बन गया आपका प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड बन गए ये दोनों रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या है, पहला चीज कि कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो आपका नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, पहली बात है। दूसरा बात कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है, दूसरी बात है। तीसरा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो किसके बीच का होता है, मॉलिक्यूल के बीच में वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड की तुलना में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, आयनिक बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, ये आप दो तीन पॉइंट इसमें आप याद रखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 36। चलिए एक क्वेश्चन और है, हम लोग इसको भी जल्दी से फटाक से खत्म कर लेते हैं। हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट फ्रॉम मिनरल एसिड फ्रॉम आयोनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। 10th के बच्चे के साथ कंडीशन क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाते हैं चीजों को लेके, वो थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा चीज ये बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मान लो एग्जांपल CH3COOH ले लिए। ठीक है, दूसरा कारण मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड में ले लिया हम लोग H2SO4। मिनरल एसिड यहाँ पे एक चीज और समझ लेना बाबू कि मिनरल एसिड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं बाबू, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका कैसा है, वीक एसिड है। तो सोच के बताओ कि जो वीक एसिड है जब हम लोग उसको डिसोसिएट करेंगे, जब हम लोग उसको क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो वो H+ जो होगा वो लेस अमाउंट में देगा। ठीक है, और जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को डिसोसिएट करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, जब डिसोसिएट करेंगे तो H+ जो होगा वो किस में देगा, मोर अमाउंट में देगा। तो बस अंतर यही है। ठीक है, ये आपको बोला ये कि आयोनाइजेशन के बेसिस पे बताना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है तो H+ धीरे धीरे डिसोसिएट होगा, कम मात्रा में होगा।
और आपका ये जो मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें H प्लस जो है वो जल्दी से डिसोसिएट होगा, ज्यादा अमाउंट में भी होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 36 था। तो हम लोग का ये 36 क्वेश्चन का जो था वो टोटल कंप्लीट हो गया। तो थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर के लिए। ठीक है, तब तक आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।